नमस्कार। सत्ता के संग्राम में आपका एक बार फिर से स्वागत है और हम आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश के 28 विधानसभा उपचुनावों की पल पल की खबर। 28 विधानसभा उपचुनाव क्षेत्रों में हमारे 56 से ज़्यादा संवाददाता तैनात हैं जो आपको चप्पे चप्पे की खबर दे रहे हैं, सबसे पहले दे रहे हैं, सबसे तेज़ दे रहे हैं। हम आपको बता चुके हैं कि अब तक बहुत सारे विधानसभा क्षेत्रों में मतदान का प्रतिशत लगभग 40% हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरह से दावा कर रहे थे कि उन्होंने ये रणनीति बनाई थी कि 12 बजे तक वो 50% का मतदान अपने समर्थकों को करवा लेंगे, अपने कमिटेड वोट का करवा लेंगे। लगता है कि उसी रणनीति का नतीजा है कि वोट का प्रतिशत काफ़ी हद तक, खासकर ये कोविड का चुनाव है, कोविड के दरमियानी चुनाव है, तो उसमें इस तरह का प्रतिशत जाना निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात है। मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ, इस बार नए मेहमानों के साथ, नई पैनल के साथ। मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार जयश्री तेलंग और क्षमा चाहूँगा जयश्री पिंगले, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेश अग्रवाल जी और कांग्रेस के प्रवक्ता संतोष सिंह। आप तीनों का बहुत स्वागत है। जयश्री जी, इस मतदान की गति को आप किस तरह से लेते हैं? जी, मतदान की गति ये बता रही है कि वोट ऑफ परसेंटेज जो है वो उसी तरह से होगा जैसा कि उम्मीद थी, या नॉर्मल चुनाव में या कोविड हालात के बिना जो चुनाव होते थे उन चुनाव में जो हमें 70% से अबाव या 70% तक या 75% तक, देखिए आप उसी तरह की चीज़ें हमें दिखाई दे रही है, क्योंकि ग्राउंड वर्क दोनों ही पार्टियों का बहुत ज़बरदस्त है और दोनों ही पार्टियों का दारोमदार इस बात पर है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटर निकले। दोनों ही पार्टियां क्लेम कर रही है, जो अभी तक हम देख रहे हैं रुझान और जो उनकी प्रवक्ताओं की बात है उससे ऐसा लग रहा है कि दोनों ही पार्टियों का क्लेम है कि हमने हमारा वोट निकाला है बाहर। तो ये जो प्रतिस्पर्धा है वोट बाहर निकालने की, इसमें भी दोनों पार्टियां बहुत बराबरी से और बहुत ताकत से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। राजेश अग्रवाल जी, भारतीय जनता पार्टी तो कह रही थी बहुत लंबे समय से बूथ पर काम करने वालों की उस पर एक टीम है, बूथ पन्ना प्रभारी है, बूथ प्रभारी है, सेक्टर प्रभारी हैं और चुनाव प्रभारी हैं। आपका पूरा एक सेटअप है। क्या आपको लग रहा है कि आप जो है वो इस चुनाव जब समाप्त होगा, मतदान जब समाप्त होगा तो 75 से 80% के बीच में सावेर का मतदान पहुँच जाएगा, ऐसा आपका अंदाज है? देखिए, मैं पहले जयश्री जी की बात जो है उसी को थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ, उसके बाद आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। यह चुनाव किसी भी तरह के चुनाव से बहुत ही अलग है। सामान्य तौर पर आम चुनाव होते हैं जहां 28 सीटों पर पूरी पार्टियों का फोकस नहीं होता। 230 विधानसभा के चुनाव होते हैं या 2-4 उपचुनाव होते हैं जिनसे कोई सरकार पे प्रभाव नहीं पड़ने वाला होता है, केवल एक भावनात्मक के अनुसार के अलावा। पर यह चुनाव दोनों चुनावों से अलग है और 28 सीटों पर दोनों पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि उसका असर, प्रभाव मत प्रतिशत पे आना चाहिए। ये सर्वविदित है कि जब भी ज़्यादा मतदान होता है वो भारतीय जनता पार्टी के लाभ में होता है, ये सामान्य बात है। अब उसका कारण भी है कि कुछ कांग्रेस के इतिहास को अगर हम देखें तो इतिहास को देखें, क्योंकि कांग्रेस के कुछ कमिटेड वोट्स होते हैं जिसको हम जाति बंधन या धर्म से जोड़ के कह सकते हैं कि वो कांग्रेस के परंपरागत वोट होते हैं जो हम बीजेपी उनको अभी तक भी बदल नहीं पाई है। तो उसके बाद जब हम उनको पार पाते हैं तो अधिक मतदान से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में परिणाम आता है। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से ये सकारात्मक देखता हूँ और आश्चर्य की बात है जिस तरीके से मतदान दिख रहा है। अभी तक 40-45% हो गया। मुंगावली में तो मैं बहुत समय पहले देखा था, 2-3 घंटे पहले मुंगावली का प्रतिशत सबसे ज़्यादा चल रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि इसका परिणाम निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्साहजनक है। संतोष सिंह जी, आप लोगों ने भी इस बार आरएसएस पैटर्न को अपनाया है। आप लोग भी कह रहे हैं कि हम बूथ पर ज़्यादा मेहनत करेंगे और कमलनाथ जी का एक संदेश था कि हमारा जो चुनाव है वो भाजपा से नहीं है, भाजपा के संगठन से है। और आप लोगों ने भी वही सेक्टर, मंडलम और बूथ और हर बूथ पर 30 कार्यकर्ता को तैनात करना और अपने ही बूथ पन्ना प्रभारी बनाना और एक पन्ना प्रभारी का दिन केवल 20 घर रखना। तो ये जो संघ की रणनीति तो आपने अपना ली, संघ का को कॉपी तो आपने कर लिया, लेकिन संघ के स्वयंसेवक का जो डेडिकेशन है, जो समर्पण है और अनुशासन है, क्या वो भी आप कॉपी कर पाए कांग्रेस में? देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये प्रतीक जी।
मैं ये साफ कर दूं कि संघ के पैटर्न को हमने अपनाया, ये अलग विषय है। हमारे कार्यकर्ताओं के अंदर जो जोश है और जो आक्रोश है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, उसका ठीक विपरीत संघ में देखने को नजर आ रहा है। क्योंकि संघ के कार्यकर्ताओं को भी ऐसा लग रहा है कि उनके ऊपर बलात् कब्जा कर लिया गया है कांग्रेस के गद्दारों द्वारा। तो वो लोगों का जो मनोबल है वो बिल्कुल गिरा हुआ है। कांग्रेस के लोग इस बात के लिए उत्साहित हैं कि हमें इस बात का बदला लेना है कि हमारी पार्टी की पीठ में जिसने छुरा घोंपा है, और हमारा वही कार्यकर्ता उत्साहित है जो 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी से लड़ते हुए आखिरकार कांग्रेस को विजय दिला पाया था। लेकिन उस कांग्रेस को हराने के लिए जिन गद्दारों ने पीठ में छुरा घोंपा है, निश्चित ही वो उनको सबक सिखाना चाहता है। इसलिए संघ के कार्यकर्ताओं में वो उत्साह नजर नहीं आ रहा जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह नजर आ रहा है। ये बिल्कुल फैक्ट है। और मैं सवेरे से जो खबरें मुझे आ रही हैं सांवेर से लेकर अन्य विधानसभा क्षेत्रों की, तो हमें ये जानकारी अच्छी मिल रही है कि हमारे जो टेबलें हैं या हमारे जो लोग हैं वहां पर मतदान बहुत हो रहा है, और हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो सुबह से उत्साहित लगे हुए हैं, और पूरी उम्मीद है हमें कि हम सारी सीटें जीतेंगे। और अधिक मतदान की जहां तक बात आ रही सवेरे से कि 70% के करीब मतदान प्रतिशत जा सकता है, तो निश्चित ही ये उस सत्ता के प्रति रुझान है, उस सत्ता के प्रति आक्रोश है जिस सत्ता ने बलात् कब्जा कर लिया है जनमत के विरुद्ध मध्य प्रदेश में। तो निश्चित ही उस सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए जनता आमादा है। और क्यों ना हो, आखिरकार 5 वर्षों के लिए कांग्रेस को जनादेश मिला था, जिसकी 1.5 वर्षों में ही जनादेश की हत्या कर दी गई। तो ये जो बात हुई है ये अपने आप में अभूतपूर्व है, और निश्चित ही कांग्रेस को इसका लाभ मिलेगा। जवाब राजेश अग्रवाल से लेना चाहूंगा। अग्रवाल जी, संतोष सिंह जी, मैं आपको एक बात कहता हूं, आप कांग्रेस ने नई नई परिभाषा कर दी है ना, स्वरचित परिभाषा, आपको कौन रोक सकता है। आपने कहा गद्दारों ने जनादेश 5 साल के लिए मिला था। अरे बीजेपी से आपको 15 साल के एंटी इनकम्बेंसी। मैं प्रतीक जी, आदरणीय राजेश जी से जानना चाहता हूं कि इसमें स्वरचित क्या होता है। जनादेश तो 5 वर्षों के लिए मिलता है ना, ये तो संविधान में वर्णित है। मेरी पूरी बात हो जाएगी तो आपको मेरा आशय स्पष्ट हो जाएगा। आपको मैंने बीच में नहीं टोका। मेरा ऐसा कहना है, जनादेश अगर इनको 116 या उससे अधिक सीट मिलती तो मैं मान लेता जनादेश इनके पक्ष में था। 15 साल की सरकार के बाद बीजेपी के सामने इनको 3 सीट ज़्यादा, वोट बीजेपी को ज़्यादा मिले थे। 114 सीट पे आप रहे, जबकि बहुमत के लिए 116 चाहिए थी। और आपने लोकतंत्र की हत्या बीजेपी को कहा, तो आपने सरकार कैसे बनाई? 7 अन्य को लेके बनाई, जिसमें 2 बसपा के, 1 सपा का और 4 अन्य। अब आप बताइए मुझे, जो जनादेश आप बार बार कह रहे हैं कि हमको जनादेश मिला था, लोकतंत्र की हत्या कर दी गई थी, बीजेपी की कुछ गलतियों के कारण हमारे मंत्री हारे, कुछ हमारे टिकट वितरण में गलतियां हुई, उसको आपने कह दिया जनादेश। जनादेश तो देखिए किसको कहते हैं। जब 10 साल के दिग्विजय सिंह के सरकार के बाद मध्य प्रदेश में भाजपा को 165 सीटें मिली थथी, उसको हम कहते हैं जनादेश। वो होता है एंटी इनकम्बेंसी, जिसमें आपकी कांग्रेस के शासन, बंटाधारी शासन से विरोध था जनता का, तब 165 सीटें आई थी। मैं समझता हूं अगर आप उसको आक्रोश कहते हैं, जनादेश का वो कहते हैं, तो आपको कम से कम 150 सीट आती, तो मैं मानता कि हाँ जनता का आक्रोश था। और इसलिए जब आप कहते हैं गद्दार, तो बीजेपी के विधायक मंत्री तुलसी सिलावट इस्तीफा देके जनता की अदालत में आए, और आपने किसको लिया? उसको आप लोकतंत्र कहते हैं। प्रेमचंद गुड्डू जो भाजपा से आए, पहले भाजपा में गए, फिर भाजपा से आए, जो कि कहीं सीट पे नहीं थे, उसको आप लोकतंत्र कहते हैं। यानी ये परिभाषा मैं इसलिए कह रहा हूं आपको कि परिभाषा आपने स्वरचित है कि जब कन्हैयालाल अग्रवाल को हमने वहां से टिकट नहीं दिया बोरीबंद से, जो कि पहले मंत्री रहे, बमोरी से जो पहले मंत्री रहे हुए, वो उनको आप बीजेपी कांग्रेस में ले लेते हैं, तो वो लोकतंत्र है। और हम जब कांग्रेस के लोग देखिए, आमतौर पे विधायक मंत्री बनने के लिए पार्टी बदलते हैं। यहाँ 7 मंत्रियों ने पार्टी छोड़ के मंत्री पद को त्यागा है और वापस जनता की अदालत में आए, उसको आप लोकतंत्र की हत्या कहते हैं। सर राज भाई, वो तो डील थी ना कि अभी छोड़ तो बना देंगे। नहीं, देखिए वो तो डील थी। देखिए, जनता की अदालत में आए, जो जीतेगा वही मंत्री बन सकेगा। अब ये गारंटी नहीं, आपने जनता की अदालत की पहले मंत्री बना रखा है? नहीं बना रखा है, 14 मंत्री यही है। देखिए अभी बना रखा है, लेकिन चुनाव के बाद तो गतवा विजय के बाद होगा ना। उन्होंने अपने हार ही जाएंगे तो फिर क्या करेंगे? इसलिए मेरा कहना है कि ये जो संतोष जी कह रहे हैं, संतोष सिंह जी, कि लोकतंत्र की हत्या, ये स्वरचित गद्दार, ये परिभाषा मैं इस गद्दार पे बात मैं आपके लूंगा जवाब। इस गद्दार पे मैं जयश्री से बात करना चाहता था कि पूरा चुनाव ये गद्दार हैं, गद्दार नहीं है, हाँ मैं गद्दार हूँ, वो भी गद्दार हैं, ये भी गद्दार है। बाकी सारे बड़े मुद्दे जो मध्य प्रदेश में होना चाहिए थे, शिक्षा का मुद्दा, दवाई का मुद्दा, अस्पताल का मुद्दा, विकास का मुद्दा, सड़कों का मुद्दा, या कोविड का मुद्दा कि कोविड में किस तरह से हमने गरीबों के बारे में सोचा, अर्थव्यवस्था के बारे में सोचा, ये सारे मुद्दे नेपथ्य में थे। या तो तूतू में थी, बहुत ही गंदी भाषा थी, कर्कश भाषा थी, या फिर गद्दार था। क्या ये भी लोकतंत्र की हत्या नहीं है? जी बिल्कुल, ये आपने बहुत ही गंभीर सवाल उठाया है, और सारे ही राजनीतिक दलों को, और मुझे समझ में नहीं आया कि इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है।
कहीं तो उसने बहुत ही सख्त कदम उठाते हुए कार्रवाई की है, और कई बार ऐसा लगा है कि जहां इलेक्शन कमीशन की दरकार है, जो कि एक आचार संहिता को कायम रख सकता है एक बेहतर लोकतंत्र के लिए, उसको हमने इस बार इन चुनाव में बहुत ही छिन्न भिन्न होते हुए देखा है, बहुत ही गिरते हुए देखा है। देखिए, गद्दार एक ऐसी चीज़ है कि कांग्रेस जो है वो चुनाव जीते या हारे वो तो एक अलग कहानी होगी आने वाले समय में, लेकिन वो उस गद्दारी को, और उसको सबसे बड़ा धोखा अगर हुआ है तो सिंधिया से हुआ है, तो वो एन केन प्रकारेण उस गद्दारी को, उस सिंधिया के पार्टी बदलने को, उसको एक बहुत बड़ा नैरेटिव खड़ा करना चाहती थी। फास्ट चुभ गई दिल में, वो निकलती नहीं है। नैरेटिव खड़ा करना चाह रही थी, तो इसीलिए आप देखिए कि बीजेपी ने भी बहुत ही क्लेवर तरीके से, बहुत ही चतुराई के साथ उनको कहीं भी स्टार कैंपेनर में नहीं रखा। उसका नाम उन्होंने सबसे पीछे रखा। 10 पूरे नामों में कहीं भी सिंधिया नहीं थे, या सिंधिया उस तरह से अपना मूवमेंट नहीं कर पाए, ग्वालियर के अलावा थोड़ा बहुत ही कर पाए। उन पूरा चुनाव जो है उन्होंने शिवराज को, उसके बाद वी डी शर्मा को, आरएसएस को, संघ को, नरेंद्र सिंह तोमर, उमा भारती, जो उनका कैडर है उनके साथ, उनके नेताओं के साथ किया। तो बीजेपी भी इस बात के लिए डर रही थी कि कहीं चुनाव पूरी तरह से गद्दारी पर ना आ जाए, क्योंकि जो बार बार हो रहा था कि आपका चुनाव जो है वो 35 करोड़ की बात थी, बार बार कांग्रेस इस तरह के एलिगेशंस लगा रही थी। तो ये तमाम जो चीजें थी उसके बावजूद, और फिर देखिए दोनों ही दलों ने बहुत ही बुरी तरीके से एक दूसरे को पछाड़ने की जो कोशिश की। उनको लगा कि हम जनता के दिल और दिमाग में जितना एक दूसरे के लिए उसका कैरेक्टर एसेसिनेशन करेंगे, उनके चरित्र का हनन करेंगे, शायद वो भी हमारा एक वोट बैंक होगा। तो सारा जो स्ट्रेटेजी थी, जो सारा सोशल मीडिया प्लान था, जो कुछ था, वो सब कुछ जनता के मुद्दों से हटकर इस तरह के मुद्दों पर। एक तो आप जवाब देना चाह रहे थे राजेश अग्रवाल जी का, वो जवाब दीजिए। और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सिर्फ गद्दार को ही आपने फोकस क्यों किया? आपको लगता था कि इससे एक सहानुभूति बनेगी, या सिंधिया के प्रति आपके मन में इतना आक्रोश, इतनी नफरत थी कि भाई 15 साल की हमारी मेहनत को सिंधिया जी ने मिट्टी में मिला दिया? देखिए, मैं दोनों बातों का जवाब दूंगा। अभी राजेश भाई कह रहे थे कि कांग्रेस की सरकार इसलिए बनी कि उनके कुछ पूर्व मंत्री और विधायक चुनाव हार गए थे। तो राजेश जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, और ये मेरी स्वरचित परिभाषा नहीं है, सरकारें ऐसे ही बना करती हैं, जब दूसरे दलों के लोग हार जाते हैं और दूसरे दलों के जीत जाते हैं तो दूसरे दल की सरकार बन जाती है। ये आपकी जानकारी के लिए बता दूं। तो हमेशा से होता है, कोई नई बात नहीं है। आपके मंत्री और विधायक नहीं हारते तो हमारी सरकार नहीं बनती, वैसे ही बनती है। दूसरा, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ आदरणीय प्रतीक जी कि हमने गद्दारों को इशू नहीं बनाया। गद्दार का इशू अपने आप जनता ने बना दिया है। हमने तो इशू बनाया था कि हमने 27 लाख किसानों की कर्ज माफी की है अपने वचन के अनुरूप, और जिसकी स्वीकृति स्वयं कमल पटेल जी ने विधानसभा में की है। या तो कमल पटेल झूठे हैं या भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह झूठे हैं। दूसरा, मैं एक चीज और कह दूं कि हमने 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली फ्री की थी, तो वो जो मामला था वो लगातार जनता के बीच में गया और जनता ने उसको बड़ी स्वीकारोक्ति दी थी, जनता उससे बहुत खुश थी। दूसरा, मैं ये कहता हूं कि 28,000 से बढ़ाकर हमने कन्या विवाह की राशि 51,000 करी, और तमाम तरीके की ऐसी योजनाएं हमने चलाई, गौशाला के निर्माण से लेकर राम वन गमन पथ के निर्माण से लेकर। भारतीय जनता पार्टी जो आज तक धर्म के नाम पर राजनीति करती आ रही थी, उसने अभी इस प्रकार की पहल नहीं की। आपने भी शुरू कर दी। सुनिए, मंगलवार आपको भी याद आ रहा है, हनुमान जी आपको भी याद आ रहे हैं, राम पथ गए। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। यदि हम धर्म के नाम पर राजनीति यदि आप मानते हैं तो हमने वास्तव में ठोस प्रयास किए उस दिशा में। भारतीय जनता पार्टी तो केवल उसको भुनाती आई है, लेकिन वो भी राम मंदिर का शिलान्यास करा है मोदी जी। तो वो सुप्रीम कोर्ट प्रयास है, उसमें मोदी जी ने कुछ नहीं किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दो कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, वो तो सभी जानते हो। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। कपिल सिब्बल क्या कह रहे थे? सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल क्या कह रहे थे, कांग्रेस के बड़े नेता? सुनिए, आप सुनिए पूरी बात। सुप्रीम कोर्ट में फैसला जो भी आया, और वकील वहां कुछ भी कह रहा हो, फैसला आया, उसके बाद से कार्रवाई शुरू हुई है। कोई नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत पहल नहीं थी कि नरेंद्र मोदी ने एक जनमत संग्रह करा के या हिंदू मुस्लिम को बैठाकर उसमें कोई समझौता कराया है। एक तो बात ये स्पष्ट है, और दूसरी मैं बात स्पष्ट कर दूं कि हमने तो विकास के मुद्दे जो मैंने गिनाए, दूसरा हमारे मुद्दे थे कि भारतीय जनता पार्टी के 15 वर्षों के शासनकाल में जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश को पिछड़ा बनाए रखा, ये कुपोषण में नंबर 1 था, महिला अत्याचारों में नंबर 1 था। बिहार और झारखंड से इसकी तुलना मुद्दे आपने उठाए क्यों नहीं? हमने उठाए ना, तभी तो हम सरकार में। अरे बिल्कुल उठाए। इस चुनाव के पहले हमने जब जनादेश लिया तो जनादेश इसी आधार पर हमको मिला कि इन मुद्दों के आधार पर जनता ने हमको बनाया है, और ये गद्दार का मुद्दा इस बार हमसे ज्यादा जनता ने बना लिया है। क्योंकि सिंधिया चुभते हैं आपकी आंखों में, दिल में नहीं। सिंधिया के चुभने का सवाल नहीं है। सिंधिया तो उन जो कार्यकर्ता थे, सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता थे, और प्रदेश की जो जनता थी
जिन्होंने कांग्रेस को बहुमत दिया था 5 वर्षों के लिए, उन सबकी नजरों में गद्दार थे, हैं और रहेंगे। और हमने एक बात और सुन लीजिएगा, हमने सिंधिया को आत्मसात किया था। हमको लगा था कि अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं। तो हमको लगा था कि इनके जो खानदानी जो गद्दारी का इतिहास है 163 वर्ष पुराना, उससे शायद सुधर गए होंगे, लेकिन उन्होंने खून का रंग दिखा दिया है और फिर से साबित कर दिया है कि उनकी रगों में वही खून दौड़ रहा है जो 1857 में उनके पूर्वजों की रगों में दौड़ रहा मुझे था। बताइए, अगर मैं आपको बताऊंगा राय जी, पहले मैं संतोष जी को थोड़ा क्रॉस कर लूं भाई, अगर इंदिरा गांधी जी ने क्यों माधवराव जी को लिया, क्यों नहीं? मैं बता रहा हूं, मैंने तो जवाब दे दिया, आपने सुना नहीं ठीक से। मैंने ये कहा कि हमको ये लगा कि अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं। आपको तो हमको लगा कि उनकी जो गद्दार परंपरा है, हमारे साथ आ गए तो अच्छे हैं। बिल्कुल नहीं, हमको लगा लगा कि इन्होंने अपनी कुल परंपरा को छोड़ दिया होगा और फिर से वो किसी झांसी की रानी में और किसी जनता की पीठ में छोरा नहीं घोंपेंगे। लेकिन वो आदतन थे, वो गद्दारी के आदतन थे और आगे भी रहेंगे, ऐसा लग रहा है। राजेश अग्रवाल जी, मैं ये तो जानूंगा इसे आपसे, जो जवाब तो देना ही आपका अधिकार है आपका जवाब देने का, लेकिन एक बात मैं ये भी जानना चाहूंगा कि सिंधिया जी की इस वक्त जो बॉडी लैंग्वेज बदल गई है, भाषण देने की स्टाइल बदल गई है। मैं जयश्री जी से बात करूंगा इस विषय पे, वो बहुत ही अजीब व गरीब हो गई। जिस तरह से वो बौखला रहे हैं मंच पर, छाती ठोक रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, मोनो एक्टिंग कर रहे हैं, कमलनाथ की नकल उतार रहे हैं, मिमिक्री कर रहे हैं, हाथ के पंजे को वोट देने की अपील भी कर रहे हैं। नहीं वो नहीं कर पाया, उन्होंने रोक लिया अपने आप को। वो स्लिप ऑफ टंग हो सकता है, मुझसे भी अभी हो गया था जयश्री जी का नाम लेते हुए। लेकिन क्या ये सब करते हुए सिंधिया जी का जो एक ग्लैमर था या जो उनका एक ऑरा था, वो कहीं ना कहीं खत्म हुआ है? देखिए, मैं प्रतीक जी आपकी बात का पहले जवाब दे देता हूं, फिर मैं संतोष सिंह जी की बात का जवाब दूंगा। जो आपने कहा सिंधिया जी के बारे में, देखिए सिंधिया जी के लिए ये बड़ा संकट, एक चुनौतीपूर्ण समय है। उन्होंने अब राजनीति में अपना सब कुछ दांव पे लगाया है और ऐसी स्थिति में जब मन में बहुत सारे विषय हैं, तब ऐसी प्रतिक्रियाएं होना स्वाभाविक है। पर मैं दूसरी बात कहता हूँ, संतोष सिंह जी ने जो बात कही, इन्होंने कहा कि कमलनाथ की सरकार की लोकप्रियता, उन्होंने 4-6 बातें गिनाई जिसमें 28 लाख किसानों का कर्ज माफ़ी भी बताई। मैं आपको दुख है इस बात का संतोष सिंह जी, आपको मैं बुद्धिजीवी लोगों में मानता हूँ राजनीति के क्षेत्र में। देखिए, आपने 28 लाख किसानों का तो कहा, लेकिन वो दिन याद करिए जब राहुल गांधी ने उल्टी गिनती की थी 10, 9, 8, 7, 6, 1। मैं आपसे छाती पर हाथ रख के आप बोल दीजिए कि क्या 10 दिन में जो किसान के कर्ज माफ़ होने थे वो अभी 15 महीने में भी माफ़ हो गए क्या पूरे? बात सुनिए। देखिए, पहली बात तो यह है, आपने 28 लाख को माफ़ किया, मान लिया मैंने। सवाल यह है कि आपने पूरे कर्ज माफ़ करने का कहा था। आपने मात्र 6,000 करोड़ का कर्ज माफ़ किया, जो कि कम से कम 30,000 करोड़ होना चाहिए था, जिस तरीके की घोषणा की गई थी। फिर आपने अफिक्स लगाए, फिर प्रमाण पत्र बांटे, फिर आपने कहा आचार संहिता लग गई। आपको ये बात मानना चाहिए कि मध्य प्रदेश की जो बजट की स्थिति ऐसी नहीं थी कि आप 10 दिन में वो कर्ज माफ़ कर सकते थे। 5 साल का जनादेश था, आप कहते 5 साल में हम कर्ज माफ़ी करेंगे, पर उसने किसान को डिफॉल्टर बना दिया। फिर दूसरी बात आपने कही, हमने साहब विकास के काम किए, क्या किए? आपने कहा साहब हमने 28,000 के कन्या विवाह के 51,000 कर दिए। एक भी केस बताइए कि जिसको किया हो। 51,000 एक भी विवाह के लिए आपने मिला नहीं, लड़कियों को मिला नहीं, कागज पर। देखिए, झूठ बोल के आप क्या कहना चाहते हैं? 28,000 के 51,000 की घोषणा कर दी, एक भी नहीं किया। आपने गौशाला का कहा, एक भी प्रदेश में गौशाला बनी हो तो बता दीजिए। नहीं, लेट मी कंप्लीट, आपको पूरा अवसर मिलेगा इस बात को खारिज करने का। गौशाला प्रदेश में एक भी बनी हो, आप केवल घोषणा करते रहे। दूसरी बात, रामपथ गमन की बात कही। आपके पास उपलब्धि के गिनाने के नाम पे आपने संबल योजना बंद कर दी। 4,000 रुपए प्रसव पे मिलते थे, प्रसव नहीं, उसके महिला के गर्भधारण पे 4,000 मिलते थे, 12,000 रुपए प्रसव पे मिलते थे, वो सब बंद। सारी संबल योजना में 4,000 रुपए उसको मिलते थे, तत्काल जो गरीब आदमी की मृत्यु हो जाए उसको दाह संस्कार के लिए 4,000 मिलते थे, और आकस्मिक दुर्घटना से मृत्यु हो जाए तो 4 लाख, नहीं तो 2 लाख। एक भी केस किया हो तो बताइए, आपने बंद कर दी सारी। देखिए, 2 चीज होती हैं, संपन्न वर्गों को चाहिए विकास, गरीब वर्गों को चाहिए लोक कल्याणकारी योजनाएं, आपने सब बंद कर दी। कहने से केवल काम नहीं चलता आपका। और जो दूसरी बात आप बार बार कहते हैं ना कि जनता में आक्रोश है और जनता ने सिंधिया जी को गद्दार कर दिया। देखिए, मैं प्रतीक जी आज टेक्निकल बात कहता हूँ आपको, हर पार्टी का एक उद्देश्य होता है, हर पार्टी का एक इलेक्शन का अपना एजेंडा होता है। अपने एजेंडा पे लाना है या दूसरे के एजेंडा में उलझना। कांग्रेस के पास गिनाने के लिए उपलब्धियां नहीं थी तो वो गद्दार पे ले जाना चाहते थे। बीजेपी के पास उपलब्धियां थी, इसलिए शिवराज जी ने गिनाया कि मैं 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा किसान को डाल चुका हूं। आप भी गद्दार भी बात कर रहे थे, आपने कहा दिग्विजय गद्दार।
आपने देखिए, कहा कमलनाथ गद्दार, प्रश्न पे उत्तर क्यों दे रहा जनता हूं। के साथ धोखा देखिए, इन्होंने किया? गद्दार से देखिए, दोनों बाहर नहीं आए। देखिए मैं आपको दूसरी बात कहता हूं, आप यहाँ आपके पड़ोस में शिवराज जी का भाषण हुआ था, उन्होंने गिनाया कि मैंने 4,000 करोड़ रुपया फसल बीमा का, जो आपने बीमे का प्रीमियम नहीं दिया था और किसान इसलिए महरूम थे उससे, उन्होंने 20,000 करोड़ रुपया, जो आपके 6,000 करोड़ रुपया कुल 28 लाख किसानों में जो डाले हैं आपने, उसके मुकाबले में आप एक भी 2 लाख रुपए का किसान का, एक का भी किसान का कर्जा माफ हुआ तो बता दीजिए। नहीं, कह रहे हैं 50,000 का नहीं हुआ, कह रहे हैं का ना? भी 2 लाख नहीं हुआ। हाँ सर, वो तो जबकि खुद ही आपने कह रहे हैं, कहा था, कांग्रेस ने मैं वही ऑफिशियल बात के देख संतोष 50,000 सिंह जी ज्यादा को नहीं यही किया। याद दिला रहा हूं। और दूसरा आपने बात कही कि आप भी धर्म की बात कहते हैं, आपके कांग्रेस के ऑफिशियल एफिडेविट में था कि राम काल्पनिक है और राम सेतु अस्तित्वहीन है। आप देखिए, बी टीम बन गए हमारी, बीजेपी का इशू था और बीजेपी का भी इशू राम मंदिर का इसलिए नहीं था, तुष्टीकरण के ये जो धर्म आधारित आपने तुष्टीकरण की नीति की, उसको जो आपने पोलराइज किया था, एक 1947 से एक पर्टिकुलर मत को आपने जो पोलराइज किया था, उसको आपको चुनौती मिली, तब आपको लगा कि हमको भी राम की बात करना पड़ेगी, हिंदुत्व पर आना चाहिए। सॉफ्ट हिंदुत्व पर आना चाहिए। मैं जयश्री जी वह नकली बात समाज में नहीं चलती, समाज समझता है कि आपका क्या उसको दृष्टिकोण लेकर है। कांग्रेस में बहुत मतभेद है। शशि थरूर कह रहे हैं कि कांग्रेस फिनिश हो जाएगी अगर साफ हिंदुत्व को अपनाएगी तो। मैं जयश्री जी सिंधिया जी के ऊपर आता हूँ, और वो सिंधिया जी की जो बॉडी लैंग्वेज आप देख रही है, जिस तरह की वो मिमिक्री कर रहे हैं, कमलनाथ जी की, दिग्विजय सिंह जी की, सीना ठोक रहे हैं, इमरती को गले लगा रहे हैं, मेरी इमरती तेरी इमरती, जो भी चल रहा है। कभी आपने सिंधिया, आप बहुत नज़दीकी से उनको देखा है, उनके राजनीतिक जीवन को आप काफ़ी पत्रकारिता में उनको देखती रही हैं, ये सारी परिवर्तन लग रहा है कि उनका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं कमज़ोर हुआ है? जी, एक 2-3 चीज़ें हैं। चूँकि ये पूरा ज़माना अब सोशल मीडिया का है, चुनाव का, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया बहुत हावी है और वो डोमिनेट करता है इलेक्शन को। तो कुछ चीज़ें ऐसी है कि कई पॉलिटिकल लीडर जो है वो अपना मेकओवर अलग तरीके से करते हैं और अपनी पर्सनालिटी को क्या प्रेजेंट करना चाहिए, उसके लिए बड़े बड़े कॉर्पोरेट और कंपनियां काम करती, जो आपको बताती है कि आपके लिए क्या सही होगा। एक 1.5 मिनट का वीडियो रहेगा और आप कितना ज़्यादा उसको फैला सकेंगे, कितना ज़्यादा लोगों के हाथों तक जाएगा। तो शायद एक पॉपुलर फॉर्म चाहिए, एक पॉपुलर लोकप्रिय तरीका चाहिए उनको जनता तक पहुंचने का, जनता तक अपनी बात कहने का। शायद इस वजह से सिंधिया ने अपने आप को चेंज किया। देखिए, जब सिंधिया कांग्रेस में थे तब हम देखते थे कि वो मोदी की एक्टिंग करते थे, मोदी के भाषणों का जो एक तरीका होता था वो उसको लेकर एग्रेसिव होकर बात करते थे, या उसके लिए मोदी उनके टारगेट में होते थे। हाँ करते थे जी हाँ, तो वो एक उनका वो टारगेट था। और मैं इसलिए तो गद्दार कहते हैं कि पहले उसकी नकल करते थे। लोग कहते हैं कि परेश रावल ने भी एक बड़ा रोल अदा किया है, हाँ, बीजेपी के एक वरिष्ठ हाँ, मोदी जी को जी, तो हमको उस नजरिए से सिंधिया को लेना चाहिए। पर सिंधिया, एक गड़बड़ ये हो गई कि इस चुनाव में जब हमको उनको इस अंदाज में देखते हैं तो हमें सिंधिया का एक शालीन और एक ग्रेसफुल और अलग तरीके का चुनाव कैंपेन याद है, तो हमको थोड़ा सा डाइजेस्ट करने में दिक्कत हो रही है कि सिंधिया इस तरह का क्यों कर रहे हैं भाई, इस तरह की वीडियोज या इस तरह की बातें या इस तरह का एग्रेशन या मिमिक्री, क्या आवश्यकता है उन्हें नेगेटिव पब्लिसिटी के लिए। संतोष सिंह जी की जो बात थी कि जो इन्होंने गद्दारी और लक्ष्मीबाई के ऊपर टच किया था, मैं आपको अर्जुन सिंह जी, कांग्रेस के बड़े नेता रहे और बीजेपी भी उनके प्रशासनिक क्षमता का कायल रही। अर्जुन सिंह जी के पिताजी के ऊपर एक बार आरोप लगा था, कुछ अंग्रेजों के से संबंधित विषय था। अर्जुन सिंह जी ने बहुत ही गंभीर बात वन विभाग की बहुत ही गंभीर बात कही कि देखिए, मुझे मेरे पिता चुनने का अधिकार नहीं था, इसलिए मेरे कार्यों को, आज देखिए भारतीय जनता पार्टी में राजमाता कांग्रेस से आई थी, राजमाता के ऊपर आपने कभी उस तरह की भाषा में बात नहीं की, आपने 19 महीने उनको जेल में भी रखा। सिंधिया अलग से, माधवराव भी अलग से गए, फिर भी आपने, और आप कहते हैं कि साहब इतिहास में हमें लग रहा था कि आप सुधर जाएंगे। भाई, आपने राजमाता भारतीय जनता पार्टी की जीवंत आई नहीं रही, जब से राजमाता ने भारतीय जनता पार्टी पर आशीर्वाद दिया तब से भारतीय जनता पार्टी सरकारों में आने लगी। इसलिए ये आपको कहना कि साहब वो गद्दार और हमें लगा सुधर जाएंगे, तो ये बातों का अर्थ नहीं है। और इन बातों के ऊपर कांग्रेस, और दूसरी एक बात आपने जो कही थी हमने संघ के पैटर्न पे, देखिए बीजेपी का बहुत स्ट्रॉन्ग कैडर है। प्रतीक जी, आपने भले ही कहा हो कि उन्होंने भी उस पैटर्न पे, लेकिन कांग्रेस का, मैं सांवेर का उदाहरण देके कहता हूं, गुड्डू के पास वो नेटवर्क हो ही नहीं सकता जो तुलसी सिलावट को बीजेपी का नेटवर्क मिला है। देखिए, शहर के जो नेता होना, शहर से आप जाएंगे 5 बजे आपको बाहर निकलना पड़ेगा, जो प्रचार समाप्त होने पर आपको बाहर निकलना पड़ा। शहर के हमारे भी कार्यकर्ता सब जगह गए, लेकिन बुनियादी जो सांवेर में बीजेपी का स्ट्रक्चर है, क्योंकि मैं तो ताई के साथ
प्रतिनिधि के तौर पे पूरे सांवेर को लगातार देखता रहा हूं, जो बीजेपी का स्ट्रॉन्ग कैडर है वो कांग्रेस के पास, और कम से कम गुड्डू के लिए तो हो ही नहीं सकता जो 20 साल से कांग्रेस सांवेर से बाहर। चलिए वो मालूम पड़ जाएगा 10 तारीख को, अभी तक तो कयास ही है। लेकिन मैं संतोष सिंह जी आपसे बात करना चाहता हूँ कि आपके कांग्रेस का एक विधायक आरिफ मसूद फ्रांस में कुछ होता है, भोपाल के अंदर अनुमति के बिना 25-30 हजार मुसलमानों को इकट्ठा कर लेता है। आपका एक नेता इस समय में जब इतना सांप्रदायिक स्थितियां इस तरह की हैं, त्यौहार का फेस्टिव सीजन है, ये चुनाव सिर पर है, आपका कोई नेता नहीं बोलता आरिफ मसूद के लिए जो आपके विधायक है कि भाई आपने फ्रांस के मुसलमानों को लेकर आपको क्या लेना देना। और इन चुनाव के वक्त उन्होंने सांप्रदायिकता बोल दी। देखिए, आरिफ मसूद जी का जो विषय है, आरिफ मसूद जी के समर्थन में क्या किसी कांग्रेस पार्टी के नेता ने बयान दिया है? मैं ये कह रहा हूँ, विरोध किया। अभी चुनाव आप बात कर रहे थे राम पथगमन, इसलिए मैं जोड़ रहा हूँ उससे। तो मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आरिफ मसूद का किसी ने समर्थन नहीं किया है, और जहां तक कांग्रेस पार्टी का पक्ष है और आरिफ मसूद से क्या बात करनी है, ये चुनाव के बाद तय किया जाएगा। आज तो कांग्रेस की प्राथमिकता 28 सीटों पर जो मतदान हो रहा है। आज दे देते नोटिस तो कम से कम आप नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि कमलनाथ जी के लिए आज सर्वाधिक महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिसके लिए मेहनत की हमने पिछले 6 महीनों से, कि आज जो है गद्दारों को सबक सिखाने का, भारतीय यहाँ जो लोकतंत्र की हत्या हुई है। आपको नहीं लगता कि इस तरह से 30 हजार मुस्लिमों का वहां इकट्ठा होना आपकी चुनावी संभावनाओं को नुकसान पहुंचा सकता है? देखिए, हम ध्रुवीकरण को और इन सब चीजों को चुनाव के हिसाब से नहीं जोड़ते हैं। अभी राजेश भाई ने बोला कि पोलराइजेशन कांग्रेस भी करती रही है। कांग्रेस ने कभी भी पोलराइजेशन की राजनीति नहीं की है, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। और आरिफ मसूद जी की जो बात है तो वो उनकी व्यक्तिगत बात हो सकती है, उस पर चर्चा होगी। यदि उनसे कोई और बात करना होगी तो वो भी कांग्रेस पार्टी करेगी। आज फिलहाल हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि यहां पर मध्य प्रदेश के अंदर जो मतदान हो रहा है वो किस मुद्दे पर हो रहा है। तो मैं मध्य प्रदेश के मुद्दों की जहां तक बात करना चाहता हूं, तो अभी इनको राजेश भाई को मैं करेक्ट करना चाहूंगा। इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि 6000 करोड़ रुपए केवल कर्ज माफी हुई है। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक बता देना चाहता हूं कि 26,95,000 किसानों की 11,645 करोड़ रुपए की कर्ज माफी हो चुकी है। वो कर्ज माफी पे तो आप बोल चुके नहीं, तो वे कह रहे तो मैं करेक्ट तो कर दूं। 6,000 करोड़ और 11,645 करोड़ में बहुत फर्क है। और मैं दूसरी एक चीज कह दूं कि जिस चीज को आप विधानसभा में स्वीकार कर चुके हो उसको बार-बार आप नकार क्यों रहे हो? और मैं चीज खास कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी को कर्ज माफी से फर्क पड़े न पड़े, जिन 27 लाख किसानों की कर्ज माफी हुई है उनके जीवनों पर निश्चित ही फर्क पड़ेगा, और निश्चित ही इस चुनाव के परिणामों पर भी उन 27 लाख किसानों की कर्ज माफी का बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। जयश्री जी, ये चुनाव के पहले कांग्रेस का एक विधायक इस तरह की भीड़ इकट्ठी कर देता है अपने धर्म की, और वो भी किसी दूसरे देश में, किसी दूसरे तीसरे देश के लोगों के विरोध में कोई घटनाक्रम हुई है, वहां पे लोग मारे गए हैं। ये क्या कांग्रेस के अंदर ही लोग इस तरह के हैं जो कांग्रेस की संभावनाओं पर पलीता लगाते हैं? इसको दो तरीके से देखना चाहिए कि एक तो ये पता होना चाहिए कि फ्रांस में क्या हुआ है। तो फ्रांस में जो हुआ है वो एक बहुत रिलीजन सेंटिमेंट्स की बात करता है, वहाँ पर भी और तमाम देशों में भी वो विरोध हो रहा है, उसको पॉलिटिक्स से अलग रखना चाहिए। आरिफ मसूद जो है वो उस कम्युनिटी के बड़े नेता हैं, और रिलीजन सेंटिमेंट्स जो है पूरे वर्ल्ड में है इसको लेकर। अफगानिस्तान में बामियान में गौतम बुद्ध की प्रतिमा को बम से उड़ा दिया, तब आरिफ मसूद कहाँ थे? बिल्कुल, अब उसका जवाब तो अपन बैठकर यहाँ नहीं दे सकते कि क्या है, लेकिन नहीं, एक सवाल है ना, अगर फ्रांस में मुस्लिमों के साथ कुछ हो रहा है, उसकी प्रतिक्रिया कांग्रेस का विधायक मध्य प्रदेश में भोपाल में कर रहा है, तो अफगानिस्तान की प्रतिक्रिया क्यों नहीं कर रहा? दूसरी पॉलिटिकल लीडर्स पार्टी ने भी फ्रांस के मसले पे बहुत खुलकर अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। तो कुल मिला के की वजह होनी नहीं चाहिए, क्योंकि रिलीजन सेंटिमेंट्स की बात है वो फ्रांस तक सीमित रहती तो बेहतर होता। उसको हिंदुस्तान में उसके खासतौर पर जब चुनाव हो रहे हो, कोविड का काल हो, दोनों ही दलों में, क्योंकि बीजेपी ने भी मैं वही कह रहा हूँ कि राजेश अग्रवाल जी, कांग्रेस क्यों खामोश है उस मुद्दे पर? वही कह रहा हूँ कि कांग्रेस में क्या हो गया है। देखिए कि कांग्रेस का स्ट्रेटेजिक फेलियर हो रहा है। जैसे शशि थरूर ने ठीक कहा कि सॉफ्ट हिंदुत्व में हम जाएंगे तो हमें नुकसान होगा। देखिए, कांग्रेस की जो बुनियादी राजनीति है, उनके वोट बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने पोलराइजेशन का लाभ लिया, और अब वो ना इधर की रह रही है ना उधर की रह रही है। कांग्रेस को नुकसान हो रहा है इसका। शशि थरूर कांग्रेस के बड़े नेता है, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ हम जा रहे हैं, इससे कांग्रेस खत्म हो जाएगी। दूसरा, आरिफ मसूद का मामला, 3 दिन पहले ये चुनाव, वोटिंग के 3 दिन पहले अगर ये आरिफ मसूद कहते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस में कोई किसी के कहने में नहीं है। नहीं तो ये देखा जाए तो चुनाव के पहले आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हिंदुत्व को उकसाना चाहते हैं फ्रांस के मामले पे, जिस तरीके से आपने भीड़ इकट्ठा की, आप इसका क्या काउंटर इफेक्ट चाहते हैं? ये देखा जाए तो कांग्रेस क्या हो गया है कि टॉप लीडरशिप पे बिल्कुल मोह भंग हो गया है। आप यहाँ पर कह दे रहे हैं, वहां पर आप देखिए सचिन पायलट ने किस तरीके से राजस्थान में किया, अलग अलग जगह कांग्रेस को बड़ा। संतोष जी से बात करता हूं, मैं संतोष जी को लाता हूं इस बात पे। संतोष जी, कमलनाथ जी जो ये बात बार बार कहते हैं तुष्टीकरण की नीति, देखिए आप
47 से जाए, 47 के बाद नहीं, जाए। तुष्टिकरण की नीति तो आप कहते हो कांग्रेस के लिए, ये थोड़ी कहते हैं। नहीं नहीं, जब ये आपने कहा कि हमने नहीं किया है, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप जाएंगे इतिहास में तो चाहे वो खिलाफत आंदोलन में गांधी जी का नहीं, मैंने कहा कि हमने पोलराइजेशन नहीं किया कभी। पोलराइजेशन के ऊपर ही कह रहा हूँ कि पोलराइजेशन आपने कैसे किया है कि आपने मुस्लिमों के वोटों के खातिर कई ऐसे निर्णय लिए हैं, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ क्यों आया? शाहबानो प्रकरण उसके सामने है, हमारा उदाहरण उसके सामने। फिर वो विषय बहुत पुराना हो गया। मैं नए विषय पे वापस संतोष सिंह जी को लेकर आना चाहता हूँ कि जब आपका चुनाव शुरू हुआ तो आपने कहा, कमलनाथ जी ने कहा कि मैं हनुमान भक्त हूँ, मंगलवार को वोटिंग, मंगलवार को काउंटिंग और मंगलवार को सरकार, हनुमान जी हमारे साथ हैं। आपने एक धर्म की बात कही, अच्छी लगी, ठीक है, आपकी आस्था हो सकती है, लेकिन इसी धर्म को लेकर आप, कमलनाथ जी शुरू से सॉफ्ट हिंदुज्म की बात करते हैं। आपके यहाँ पहली बार सुंदरकांड हुआ कांग्रेस पार्टी कार्यालयों में, रामनवमी मनाई गई, सब हार चढ़ा के उससे सब चला गया। वो ठीक है सर, वो हो जाता है, वो मानवीय भूल है, उसको आप इस तरह से मत लीजिए। लेकिन क्या इसी वजह से आपने दिग्विजय सिंह जी को पर्दे के पीछे रखा, क्योंकि वो गाय बगाए जो है वो आरिफ मसूद जी बोल सकते हैं या वो ओसामा जी लादेन को बोल सकते हैं, तो या उनको क्यों इस तरह से कब्रिस्तान का संसद की मैयत क्यों नहीं, क्या इसी वजह से आपने दिग्विजय सिंह जी को पीछे रखा, क्योंकि मंगलवार मंगल मंगल सब मंगल मंगल है? देखिए, दिग्विजय सिंह जी पर ये आरोप लगाना कि वो धार्मिक नहीं है या उस वजह से उनके पीछे नहीं, उनसे बड़ा तो धार्मिक बहुत कम लोग होंगे। 3300 किलोमीटर के नर्मदा परिक्रमा करने वाले ऐसे कितने नेता हैं? उनका जो और उनकी जो रोज सवेरे पूजा होती है, उनके वहां पर आज भी भगवा ध्वज उनके महल पर लगा हुआ है। जाकिर नाइक को सबसे बड़ा शांति दूत बताते हैं, इसलिए परेशानी हो जाती है आपको। इस प्रकार के बयान भारतीय जनता पार्टी के नेता भी देते रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल इन्हीं की जुबान फिसली हुई, ऐसा बोला गया है। क्यों? नरेंद्र मोदी जी को लीजिए ना, उन्होंने क्या क्या नहीं कह दिया, और वो तो जाके बिरयानी तक खाया है, जिसके खिलाफ कभी मनमोहन सिंह जी जहां गए नहीं पाकिस्तान पूरे वर्ष अपने पूरे कार्यकाल में, वहां बिना बुलाए बिरयानी खा कर आए, बिना बुलाए बिरयानी खा के आए, पानी पिला दिया। अरे छोड़िए, पुलवामा के जो शहीद हुए उनकी आज तक जांच नहीं हो पाई। मेरा सवाल ये, पूरे चुनाव में आपने अपने सबसे लोकप्रिय लीडर को, जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जान है, निश्चित ही उसको आपने पीछे क्यों रखा? देखिए, पीछे नहीं होता है, ये अपनी भूमिका होती है। मैं मैदान में जाके प्रेमचंद गुड्डू वहां जनसंपर्क कर रहे हैं, तो मेरा काम जनसंपर्क करना नहीं है, मेरा काम है मीडिया को हैंडल करना। ऐसे दिग्विजय सिंह का काम है रणनीति बनाना। और याद होगा आपको 2018 के चुनाव में भी वो रणनीतिकार ही थे, और उन्हीं के कारण, एक मजबूत स्तंभ के कारण हमारी सरकार फिर से आई थी। आज भी दिग्विजय सिंह जी जो काम कर रहे हैं वो आज उन्हीं की रणनीति है। जहां पर जो लोग या कहीं पर जो लोग किसी बात से नाराज हैं, या कांग्रेस संगठन को जहां मजबूती देने की आवश्यकता है, कहीं किसी से बात करने की आवश्यकता है, ये सब काम दिग्विजय सिंह जी कर रहे हैं। और दिग्विजय सिंह जी जैसे ठोस रणनीतिकार हमारे पास है, हमारी पार्टी के पास है, हमें इसका गर्व है। तो देश में उनका उपयोग करिए, करेंगे, बिल्कुल किया है। राष्ट्रीय महासचिव बनाएंगे, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कार्य समिति में भी है राष्ट्रीय महासचिव। एक बात आप भूल रहे हैं संतोष सिंह जी, जो श्रेय आप दिग्विजय सिंह जी को दे रहे हैं 15 महीने की सरकार का, 114 बीजेपी से 3 विधायक ज्यादा आने का, इसमें काफी योगदान। 5 विधायक, एक संख्या का महत्व है। 5 विधायक ज्यादा थे, 111 114 नहीं 111 कंफर्म कर लीजिए आपने पहले। 5 और 109 114 थे। अब दूसरी बात, मेरा क्या कहना है, उस समय ये बाबरिया जी की भूमिका को भूल रहे हैं। मैं समझता हूं बाबरिया जी को श्रेय देना चाहिए। उन्होंने जैसे हमने कहा कि हम बाबरिया जी को श्रेय नहीं दे रहे, हमने दिया बाबरिया जी को श्रेय सिंह, नहीं आपने उनको हटा दिया बाद में, पर मैं दूसरी बात कह रहा हूं। इंदौर में जैसे भारतीय जनता पार्टी में नहीं होते हैं। संजय शुक्ला का टिकट के मामले में बहुत उठापटक हुई थी, आपको याद हो, अग्निहोत्री को दे दिया था। पर मैं संजय शुक्ला ने कहा बाबरिया पैसे ले लेते हैं, पर मेरा दूसरा कहना है कि बाबरिया ने जो पूरे प्रदेश भर में काम किया, मैंने भी उनका अनुभव हुआ, मुझे एक आध समाज में कार्यक्रम में उनसे देखा, बहुत पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति थे, और कांग्रेस में वही उनकी कमियां थी कि वो समझदार और शिक्षित व्यक्ति थे, और उनको अल्टीमेटली इन्होंने दूध में मक्खी जैसा निकाल दिया। तो राजेश जी का कहने का मतलब है कि मुकुल वासनिक जी जो आए हमारे राष्ट्रीय महासचिव नए बनके, वो पढ़े लिखे नहीं है, वो अंदरूनी इनका मसला, उसमें हम नहीं बोल रहे, उसमें मुझे मीडिया के नाते मुझे हस्तक्षेप नहीं करना। मैं जयश्री जी, दिग्विजय सिंह जी को आप बहुत नज़दीक से देखा है आपने, आप उनके साथ आपने देखा है, बहुत पत्रकारिता में उनको उल्लेख किया है। पर्दे के पीछे रहकर रखना उनको क्या स्ट्रेटेजी रही होगी? क्योंकि दिग्विजय सिंह जितने एग्रेसिव वक्ता हैं और जिस तरह से उनकी पहुंच है और जनता उनको जिस तरह से पसंद करती है, खासकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जिस तरह से लोकप्रिय है, और वो छोटे से छोटे गांव के कांग्रेस कार्यकर्ता को नाम से जानते हैं,
ऐसे बड़े लीडर को बिल्कुल आखिरी में लाया। उन्होंने खुद के लिए कहा भी सही कि मैं फिनिशर हूं, आखिरी के 5 ओवर बचे जब मुझे मैदान में उतारा गया है। जी, जो काम बीजेपी ने सिंधिया के साथ किया कि उनको कम से कम एक्सपोज किया जाए या कम से कम उनको उनके नाम पर उनके नैरेटिव ना खड़ा हो उनके नाम का चुनाव का, वैसे ही कांग्रेस ने भी स्ट्रेटेजी को फॉलो किया, क्योंकि माना गया कि या एक परसेप्शन बना कि सिंधिया अगर कांग्रेस से बीजेपी में गए हैं तो उसमें बहुत कुछ रोल जो है दिग्विजय सिंह का रहा है। तो ये तमाम जो हालात थे, इस हालात को देखते हुए उनको ऐसा अपने को लगता है, उनकी पॉलिटिकल हालातों को देखते हुए कांग्रेस के, कि उन्होंने रणनीतिकार के तौर पर जो बैकडोर पॉलिसीज रहती है या बैकरूम ऑफिस रहता है उसको तो दिग्विजय सिंह ने ठीक से संभाला या देखा, या वो कमलनाथ के साथ रहे, लेकिन वो फ्रंट फुट पर आकर उन्होंने इस बार खेलना उनके लिए वो मुनासिब नहीं था। अगर वो खेलते तो भाजपा को फायदा होता और उनको नुकसान होता कांग्रेस को। चुनाव का नैरेटिव कुछ और दूसरा हो जाता, क्योंकि फिर वही दिग्विजय सिंह वर्सेस सिंधिया चुनाव हो सकता था, या फिर वही गद्दारी और वही सारी चीजें से बंटा डार पे चला जाता मामला। वो जो है नैरेटिव, वो पॉलिटिकल नैरेटिव की बात थी चुनाव की। बिल्कुल ठीक बात कही दिग्विजय सिंह ने, खुद ने दिग्विजय सिंह जी ने कहा, देखिए वो खुले दिल से बोलते हैं, उनके बोलने के बारे में उन्होंने कहा था कि मेरे बोलने से वोट कटते हैं। देखिए बंटा डार का विषय आता, कांग्रेस ने स्ट्रेटेजिकली उनको पीछे रखा, इसलिए ये कोई बात कि वो कोई मुद्दा मैं सिंधिया जी पे चला जाता, मैं उसको नहीं मानता। मेरा ये स्पष्ट मत है कि दिग्विजय सिंह आज जहां पर भी जाते हैं वो पुअर गवर्नेंस के नाम पे। ये बताइए चंबल जो 16 सीटें हैं, सबसे ज्यादा सीटें वहां पर हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी इतना अच्छा क्यों नहीं कर पा रही? नहीं, देखिए मेरा ऐसा मानना है कि वहां पर जो फोकस है वो सिंधिया जी पे दारो। देखिए वो आप देखिए इसमें एक और बात सोचिए प्रतीक जी, कि जिस सिंधिया आप कहते हैं कि हमारे चंबल से सरकार बनी, आप देखिए चंबल में इतने ज़्यादा विधायक जीत के आए और उस सिंधिया जी को और उसमें आपने सिंधिया जी को अपमानित किया। देखिए मैं हमेशा, पिछली बार भी आपके यहाँ चर्चा में था, जिस आदमी को खरीदा नहीं जा सकता उसको अपमानित ना करें, जिसको खरीदा जा सकता है उसको अपमान कर देंगे, फिर कुछ शुल्क दे देंगे तो कंपाउंडिंग हो जाएगी। पर जिस तरीके से हमारे यहाँ केशु भाई पटेल का सामने मैंने वाघेला जी का उदाहरण दिया था कि वाघेला का अपमान किया, 2 घंटे बाहर बिठा दिया, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। जिस व्यक्ति को खरीदा नहीं जा सकता उसको अपमान सहन नहीं होता। अपमान हमेशा आप बेईमान का कर दो, उसको कम पैसा दे दो, कुछ लाभ दे दो, कंपाउंडिंग हो जाएगी। पर जो ईमानदारी से राजनीति करता है, देखिए कांग्रेस ने भी और विपक्ष ने भी कभी तीनों सिंधिया पे, राजमाता हो चाहे माधवराव सिंधिया हो चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन पे कभी खरीदे बिक्रे का आरोप नहीं लगाया। कांग्रेस के साथ क्या हुआ कि 15 साल की तड़प के बाद सरकार आई थी तो ये इस क्षोभ में थे और इन्होंने खूब इसलिए सिंधिया जी को कोसा। पर मुझे लगता है ये इनको नुकसानदायक रहेगा। संतोष जी, इस वक्त चंबल में बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ, 16 सीटें वहां पर हैं। वहां ये कहा भी जा रहा है कि आप काफी अच्छा कर रहे हैं, और अगर वहां पर बराबर में भी मैच छूट जाता है 8-8, कहा तो ये जा रहा है, हमारे वरिष्ठ पत्रकार अरविंद तिवारी जी वहाँ मौजूद थे और वो कह रहे थे कि चंबल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की हालत बहुत ख़राब है। तो अगर ये हालत रहती है और आप ज़्यादा सीटें जाते तो क्या माना जाए कि सिंधिया का ओरा ख़त्म है और सिंधिया की राजनीति को फिर से पुनर्मूल्यांकन करना होगा? और एक सवाल ये कि अगर फिर से ऐसी स्थिति बनती है और सिंधिया आपकी पार्टी में आना चाहे तो क्या उनको लेंगे? क्योंकि अब आप बहुत घोषित तौर पर उन्हें गद्दार कह चुके हैं। देखिए बहुत अच्छे सब सवाल, सारे अच्छे सवाल पूछे आपने। मैं एक बात स्पष्ट तौर पर कह देना चाहता हूं, और यहाँ पर मैं कांग्रेस के प्रवक्ता की तरह से नहीं, एक पत्रकारी विश्लेषण के हिसाब से बोलना चाहता हूँ कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, तो जो भी इनका नुकसान फायदा होगा वो अपनी जगह है। इस चुनाव में सर्वाधिक नुकसान यदि किसी को होगा तो वो होगा ज्योतिरादित्य सिंधिया को। अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो गाड़ियां चल रही हैं उन पर भी उनके फोटो गायब हैं, और जैसा कि जयश्री जी ने बताया उनको 10वें नंबर पर पहुंचा दिया गया स्टार कैंपेनर के रूप में। तो सिंधिया जी के अवसान का ये चुनाव था। और जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस 16 में से 16 भी यदि चंबल में जीत जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। एक लहर चल रही है वहां पर कांग्रेस पार्टी की, और मैं इसको अभूतपूर्व बात मानता हूं कि वहां पर व्यक्तिवाद को झुटला दिया है कांग्रेस के कार्यकर्ता ने, और कांग्रेस के कार्यकर्ता ने दिखला दिया है कि हाथ के पंजे की वजह से ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से हाथ का पंजा नहीं था। राज शुक्ला जी, राज जी आप कुछ देखिए, ये बार बार जो सिंधिया जी के ऊपर बात कहते हैं ना, एक बात बोलना भूल गया आपके प्रश्न का जवाब। अभी राजेश भाई ने एक बात बहुत अच्छी की थी कि राजमाता के लिए भी कभी कुछ गलत नहीं कहा गया, माधवराव जी के लिए कुछ गलत नहीं किया, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के लिए कांग्रेस ऐसा कर रही है। तो मेरे हिसाब से राजमाता जी और जो माधवराव सिंधिया जी ने इस प्रकार का आचरण नहीं किया था जैसा ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया। इस प्रकार कांग्रेस राजमाता ने भी छोड़ी, कांग्रेस माधवराव जी ने छोड़ने से जिस लहजे से, जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने तमाम सम्मान के बावजूद राहुल गांधी के
बगल में बैठाने के बावजूद कार्यकर्ताओं की पीठ पर छुरा घोंपा है, वो अभूतपूर्व है और कांग्रेस का कार्यकर्ता इसको बिल्कुल भी असहनीय मानता है और इसका बदला लेगा। देखिए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का दुख तो बहुत वाजिब है। 15 साल की तड़प के बाद सरकार बनी थी आपकी, चाहे कैसे भी बनी थी, जोड़ तोड़ से बनी थी। आप उसको लोकतंत्र कहते हैं, कांग्रेस की जीत बताते हैं, पर वो जोड़ तोड़ से बनी थी, आप अल्पमत में थे। लोकतंत्र की परिभाषा भी जो संविधान के अनुसार है वैसे नहीं होगा, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोलेंगे वैसे लोकतंत्र तय होगा। हमारी सरकार थी तो थी, इसमें क्या लोकतंत्र और क्या संवैधानिक है? जी, जब हमारे से कांग्रेस के विधायक हमारे यहाँ आते हैं तो आप कहते हैं लोकतंत्र की हत्या, और कल आपके 3 निर्दलीय विधायक वो दल बदल करके आए थे और वो निर्दलियों ने और बसपा सपा ने हमें समर्थन दिया था। बात सुनिए, बातों में मूलभूत अंतर है। वो पुष्टि नहीं हो रही कि वो 3 विधायक मिलेगी नहीं मिले। कल मिले थे परसों कमलनाथ जी से, तो वो लोकतंत्र की रचना रच रहे थे। मेरा ऐसा कहना है वो तो हमारे साथ पहले भी थे, पहले भी थे, वो तो हमारे साथ पहले भी थे सर, वो तो जहां दम है वहां दम है, और अभी ठीक है ना, लेकिन हमारे साथ थे ना, और वो तो इंडिविजुअल है, वो तो किसी को भी समर्थन दे सकते हैं। आपके जैसे दल बदल करके आए थे क्या? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो दल बदल करवाया वैसे आए थे क्या? वो लक्ष्मण सिंह ने दल बदला। नहीं, तो वो तो पुरानी बात है ना। वो तो इस चुनाव से क्या संबंध है उसका? इस चुनाव से क्या संबंध? सरदार सिंह ने इस चुनाव से क्या संबंध है उसका? आप बताइए। इस चुनाव से क्या संबंध है उसका? बताइए। सर, दल बदलते ही इस दल बदल से क्या संबंध है बताइए आप? जिन लोगों को टिकट जो सरकार गिराएगी उससे क्या संबंध है? जिन लोगों ने जनता की अदालत में आए, अपने विधायक की छोड़ के आए हैं, वो दल बदल आपके लिए गद्दारी है। और जो लोग निर्दलीय हैं, जो हारे हुए हैं, निश्चित ही बिना बड़े सौदे के वो नहीं आए। टिकट नहीं जो 50 करोड़ और 35 करोड़ की बातें हो रही है उसकी पुष्टि है। आपको उमंग सिंगार ने भी 2 दिन पहले बोला है कि उनको भी ऑफर दिया गया। बोले और दिया नाम उन्होंने, दिया नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया का। गलत। आपको वीडियो दिखा दूंगा मैं, आपको वीडियो दिखा दूंगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम है, 1 घंटा मुकदमा दर्ज कराया। ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम लेकर कहा उन्होंने। उमंग सिंगार ने कमलनाथ जी के लिए क्या कहा? मैं आपको वीडियो प्रेषित कर सकता हूं जिसमें कहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुझे कराइए ना। बिल्कुल ये कराएंगे उमंग सिंगार जी। उमंग सिंगार तो सोनिया गांधी को पत्र लिखकर ये कह चुके हैं कि दिग्विजय सिंह सरकार को अस्थिर कर रहे हैं और शराब की, रेत की ठेकेदारी और सारा आबकारी, ये अगर एक बात सही माने उमंग की तो दूसरी माने कि नहीं माने? संतोष सिंह जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, उमंग की बात मैंने तो शुरू नहीं की। उमंग की बात इन्होंने शुरू की। तो मैं कह रहा हूं कि 50 करोड़ वाली बात सही है तो ये भी सही है जो दिग्विजय सिंह के लिए बोली थी उन्होंने। नहीं, तो मैं वही तो कहता हूं कि उसमें उमंग सिंगार स्पष्टीकरण दे मांगे ज्यादा अच्छा है। अगर उमंग को हरिश्चंद्र मान लेते हैं तो क्या उमंग की वो स्टेटमेंट भी सही? चलिए उमंग को एक तरफ हटा दीजिए। आप ये बताइए कि 22 लोग क्यों है? 22 लोग क्यों है ये बताइए आप। आप उमंग को हटा दीजिए, मैं जयश्री जी आपके पास आता हूँ। उमंग को छोड़िए, उमंग हम सब में बनी रहना चाहिए, पार्टियों में तो उमंग बनी हुई है। क्या सिंधिया, ये संतोष सिंह ने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया कि चुनाव कोई भी जीते कोई भी हारे, सिंधिया हार गए हैं, सिंधिया का ओरा खत्म हो गया है, सिंधिया को बहुत नुकसान हुआ है। देखिए, कांग्रेस को पता है कि चुनाव किस स्तर पे जा रहा है ना, सभी का इंटरनल एक आकलन होता है। तो कांग्रेस की उपलब्धि शायद वो ये मानती है कि गढ़ आला पण सिंह वगेला, हम ऐसा एक माहौल बना दें कि सरकार भले ही बीजेपी की चली बन जाए, लेकिन अगर सिंधिया अपना वजूद खोते हैं चंबल बेल्ट में तो उनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा। तो उसका फोकस और उसका टारगेट, कमलनाथ जी की पूरी आप रैलियां देखिए और जिस तरह से बीजेपी की वहाँ हालत खराब है, उन्होंने अपने पूर्व विधायक को भी वापस वहां पर लगाया और कहा कि आप उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में ड्यूटी करेंगे और वो नहीं गए वहां पर। तो ये जो बीजेपी के हालात जो दिख रहे हैं, फिर बीजेपी में कांग्रेस के जितने दिग्गज नेता है, चाहे फिर तोमर हो, चाहे फिर अनूप मिश्रा हो, चाहे फिर नरोत्तम मिश्रा हो, तो ये तमाम लोगों की ब्रिगेड के बावजूद जो हालात वहाँ बैलेंस, चेक एंड बैलेंस पावर का जो दिख रहा है, जो हमें एक अलग तरह का माहौल वहाँ दिख रहा है, उसकी एकमात्र वजह है कि पार्टी में कई लोग भी ऐसे हैं जो कि मतलब पॉलिटिकली कई लोग ऐसे हैं जो सिंधिया को वापस वहां पर एक बड़ा सेटबैक देना चाहते हैं। देखिए, बहुत संक्षेप में, मेरा समय आधे मिनट में बात खत्म करूंगा। जो आपने सिंधिया जी के लिए कहा कि स्टार कैंपेनिंग में आखिरी क्रम पे रखा, वहां रखा, यहाँ रखा, मैं एक बात स्पष्ट कर देता हूँ। बीजेपी एक स्ट्रक्चर्ड पार्टी है। यहाँ पर कल का अध्यक्ष और आज के अध्यक्ष में गुणात्मक अंतर आ जाता है। अगर वो अध्यक्ष है तो मंच पे बैठेगा और जो पूर्व अध्यक्ष है हो सकता है वो सामने बैठे। वरिष्ठ और जूनियर का बीजेपी में एक स्ट्रक्चर्ड वे है। ये कांग्रेस जैसा नहीं है कि कोई भी आ गया मंच पे बैठ गया। बीजेपी का तो मंच छोटे पड़ जाते कांग्रेस में। तो बीजेपी का स्ट्रक्चर्ड वे में उस दृष्टि से सिंधिया जी को पूरा सम्मान दिया गया है। लेकिन जो आप पे बात कर रहे हैं कि उनको 10वें क्रम पे रखा, हमारे वरिष्ठता क्रम पहले से तय है, एक स्ट्रक्चर्ड वे रहता है, उसी के तहत होता है। इसलिए आपका ये कहना कि सिंधिया जी का वो सर एक तरफ तो आप ये कहते हो राजेश जी
कि ये सरकार ही सिंधिया जी की वजह से बनी है। शिवराज जी ने भी कहा कि सरकार सिंधिया और तुलसी भाई की वजह से बनी है, और दूसरी तरफ बेचारे को जिससे सरकार बनेगी उसको 10वें नंबर पर। मैं फिर वही बात कह रहा हूँ कि सरकार उनकी वजह से बनी है, कुछ तो एहसान मानिए। नहीं, अगर आपको स्ट्रक्चर्ड वे में पार्टी को चलानी है तो हमेशा आज जैसा एडवांस बेचारे ने आपकी सरकार बना दी, आप 10वें नंबर पर रख रहे हो। मैं समझता हूं कि उसूलों पर आँच आए तो टकराना जरूरी, जो सिंधिया जी का डायलॉग है अब फिर से उनको याद आ जाएंगे, वो फिर से अपना पुराना डायलॉग याद आएगा कि हमें जो सम्मान चाहिए था मिल रहा है कि नहीं, तो उनको आत्मावलोकन करना है। दूसरी एक प्रश्न का उत्तर देना रह गया था राजेश जी, सम्मान दिया होता तो एक प्रश्न का उत्तर देना रह गया था। अभी प्रतीक जी ने मुझसे सवाल पूछा था क्या सिंधिया जी वापस आएंगे तो कांग्रेस पार्टी उनको लेगी, तो माननीय कमलनाथ जी इसका उत्तर स्पष्ट रूप से दे चुके हैं। उन्होंने ये साफ कह दिया है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिस तरह से इस गद्दारी को अंजाम दिया है, सवाल ही पैदा नहीं होता कि कांग्रेस पार्टी उनको दोबारा फिर से ले। गुड्डू को लेन देन कर सकते हैं, गुड्डू जा सकता है, गुड्डू आ सकता है। हमारे ये इनका ये हुआ कि हमने कहना है कि आपका व्यक्तिगत क्षोभ है, बिल्कुल रहेगा। हमने जिस आदमी को इतना ज्यादा महत्व दिया, उस आदमी ने हमारी पीठ पर छुरा घोंपा है। मैं तो दिया होता तो जाते नहीं सर। आप जिन नेताओं को कांग्रेस 6-6 साल के लिए निष्कासित कर देती है सर, उनको बहुत जाने किन किन चीजों से नवाजती है और पार्टी में ले लेती है। जब छोड़ी कांग्रेस, ये तो भारतीय जनता पार्टी पर लागू होती है, लेकिन स्पेसिफिक ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के लिए जो कमलनाथ जी ने कहा है वो ब्रह्म वाक्य है। चलिए, ये सिंधिया जी को लेके जो भी कुछ कहा हो कमलनाथ जी ने, वो ब्रह्म वाक्य, लेकिन इतना तय है कि केवल शिवराज और कमलनाथ की प्रतिष्ठा दाव पे नहीं लगी है, बहुत कुछ दाव पे लगा है सिंधिया जी के लिए भी। और शायद कांग्रेस ने ये नैरेटिव सेट कर दिया है, ये परसेप्शन बना दिया है कि हार जीत चुनाव में जो भी हो वो सिंधिया को लेकर अपनी संतुष्टि का एक भाव बना लेगी कि हम हार गए तो हार गए, लेकिन हमने सिंधिया को निपटा दिया। ये मालूम पड़ेगा 10 तारीख को कि वो हारेंगे कि नहीं जीतेंगे। अभी तो दोनों लोग कह रहे हैं कि हमको 28-28 सीट जीतने वाले हैं। और सबसे मजे की बात यह है कि बसपा की प्रमुख बहन मायावती जी ने भी ये कहा है कि वो 28 सीट जीतने वाली हैं। तो अब इन तमाम दावों के बीच हमें 10 तारीख का इंतजार करना चाहिए। तब तक देखते रहिए डिजाइनर न्यूज़। हम आपको 28 विधानसभा उपचुनाव क्षेत्रों से 56 संवाददाताओं के माध्यम से पल पल की खबर दे रहे हैं। देखते रहिए डिजाइनर न्यूज़। खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार। धन्यवाद।